आज अपन यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम जो 2024 वाला है उसके साल पेपर को तैयार करेंगे। आप सब कमीशन की जो फितरत है क्वेश्चन रिपीट करने की, उससे तो अवगत ही हैं। तो यहाँ से आपको अगली जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या यूपीपीसीएस प्री 2025 वाला, वहाँ पर क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना है। तो आगे बढ़ते हैं। केमिकल फार्मूला, बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा गया है तो NaHCO3 होता है और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका इस्तेमाल प्रायः भोजन बनाने में किया जाता है, अकौड़ी पकौड़ी जो भी होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। CPR क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है तो कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अक्सर फिल्मों में आप लोग हीरो हीरोइन को देते हुए देखते होंगे, जब किसी संकट में जाते हैं और उनकी धड़कन बंद हो जाती है तो हीरो या फिर हीरोइन अपने मुंह से और छाती दबाते हुए इस प्रक्रिया को संपादित करता है। तो इससे क्या होता है, इससे कोई व्यक्ति जो है कार्डियक अरेस्ट से बचाया जा सकता है। बहुत ज़रूरी है इसको सीखना। वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको पल्मोनरी वेन या फिर पल्मोनरी सिरा कहा जाता है। मधुमेह, डायबिटीज जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, ये किससे संबंधित है, तो दो ही यहाँ पर ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे आपको, एक लीवर और दूसरा पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज से संबंधित है मधुमेह। जब व्यक्ति में इंसुलिन की मात्रा जो है वो घट जाती है, तब जो ग्लूकोज है जो कि शरीर को ऊर्जा देता है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगता है, जिससे देखा होगा कि अक्सर जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं जहाँ पेशाब करते हैं तो वहाँ चींटे और चींटियाँ आ जाती हैं, तो पेशाब में शर्करा जाने लगती है। इसी को मधुमेह या फिर डायबिटीज़ कहा जाता है। ये इंसुलिन उत्पन्न कहाँ से होता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है। तो जो पेनक्रियाज है उसमें लैंगरहैंस की कोशिकाएं अल्फा या फिर बीटा, कौन सी, बीटा कोशिकाओं से ये उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, अल्फा से नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जहन में बिठा लीजिएगा। फिर है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है पुराना। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण कौन सा बना है, वायरस का नाम दिया गया है तो SARS-CoV-2। अब समझ में आ रहा होगा कि कितने आसान से क्वेश्चन जो है वो गलत हुए हैं, इसीलिए बहुत कुछ मायने रखता है। एग्ज़ाम का प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर भी हैंडल करना अच्छे से आता हो और भगवान की कृपा तो चाहिए ही चाहिए है। अगला क्वेश्चन है, एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी V1 गति से पूरा करती है और शेष दूरी V2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन भी बना दिया जाए तो उसका आंसर ये डी वाला होगा, 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। एवरेज का सवाल है, अच्छे से इस फार्मूले को दिमाग में बिठा लीजिए। पेपर देख के लग रहा है कि जो समीक्षा अधिकारी के लिए पेपर बना के रखा गया था वही पेपर जो है यूपीपीसीएस प्री के नाम से करा दिया गया। अभी आप देखेंगे कि साइंस के और भी क्वेश्चन हैं और एग्रीकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। कंप्यूटर भी घुसाया है इसी में। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जैविक नहीं कहे जाएंगे, स्थलीय निवासी, जल निवासी नहीं, अजैविक भी नहीं कहे जाएंगे, स्थलीय निवासी कहे जाएंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट्स। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और PDF के लिए इसी नाम से चैनल है, टारगेट विद पार्थ टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है तो उस जोड़ को हिंज जोड़ नहीं कहा जाता है, बाल एवं सॉकेट जोड़ नहीं कहा जाता है। हिंज जोड़ कौन सा होता है, कोहनी वाला, एक तरफ के लिए ही यहाँ पर हड्डी मुड़ती है, दूसरी तरफ के लिए नहीं। जैसे कोहनी जो है इधर के लिए नहीं हाथ मुड़ेगा आपका, ऐसे ही मुड़ेगा इधर के लिए, तो ये जो जोड़ होता है इसी को हिंज जोड़ कहा जाता है। तो जो गर्दन सिर से मिलती है उस जोड़ को क्या कहा जाता है, पिवटल जोड़। तो ये एक ऐसा जोड़ होता है जिस पर हड्डी रहती है और घूम सकती है, हालांकि चारों ओर नहीं लेकिन 3 ओर घूम सकती है, लेफ्ट, राइट और फ्रंट। तो इसको पिवटल जोड़ कहा जाता है, अच्छे से दिमाग में इसको बिठा लीजिए। इनमें से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं, प्रोटोजोआ नहीं, आर्किया भी नहीं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, आप इस पर ठहरेंगे, रोगाणु। तो देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है, रोगाणु, रोग पैदा करने वाले रोगाणु। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी बीमारी पैदा करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे दही वाले बैक्टीरिया हो गए या फिर मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया हो गए। लेकिन रोगाणु जो हैं वो रोग ही पैदा करते हैं।
तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा रोगाणु, पैथोजेंस। दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो दूध इमल्सन का उदाहरण है। आप लोग इसको बहुत पहले से पढ़ते चले आए होंगे। निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कि इनका कालक्रम क्या है। विश्व विरासत दिवस ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ठीक है। विश्व थायराइड दिवस ये मनाया जाता है 25 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये 16 मई को मनाया जाता है। तो आप अच्छे से दिवस याद रखें या ना रखें, आपको ये अगर पता है कि वो किस महीने में मनाया जा रहा है, तब देखिए आप इसका उत्तर देने में समर्थ हो जाएंगे। इनमें से और चाहे आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन एक आपको पता ही होगा कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो जो मई लास्ट है 31 मई उस दिन मनाया जाता है। तो इन सब में आपको जो तंबाकू निषेध दिवस है ये लास्ट में जाएगा। तो जब इसको अरेंज करेंगे तो देखिए ये 4 यहाँ फंस रहा है, नहीं 3 लास्ट में जाएगा तंबाकू निषेध दिवस। तो 3 देखिए इनमें केवल एक ही है ऑप्शन जहाँ पर 3 जा रहा है लास्ट में। तो आपको एक अगर पता है और आपको ये पता है कि वो दिवस किस मंथ में मनाया जा रहा है, तब आप इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे अच्छे से। तो थोड़ा सा लॉजिक भी मायने रखता है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो यूनिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे जिनसे कुछ सीखने को मिलेगा, उन पर हम लोग बात करते हुए चलेंगे। अगला भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का ही है। 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। ये कथन है, स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। एकदम सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही हो रही है। एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए, सिंगापुर जो है, आपको मैंने जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है आय दृष्टि का उसमें बताया भी है कि सिंगापुर जो है वर्तमान में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है भारत के लिए। दूसरा स्थान किसका है? अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो बता दोगे, बताओ यार कमेंट बॉक्स में। फिर है 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति। अब तो पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा समझो कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। आपसे पूछ लिया कि इसमें सहमति बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई, ठीक है, सामान्य सा स्टेटमेंट है। बैठक हुई है तो उस पर ही वार्ता भी हुई होगी, जिस मुद्दे पर बैठक हुई है उसी पर सहयोग का समझौता भी हुआ होगा। लेकिन इस बैठक की दोस्त डेट भी पूछी गई है। आपने याद कर लिया कि जकार्ता में आयोजित हुई है, ठीक है, अब किस डेट को आयोजित हुई यही फंसाने वाली चीज़ है। तो जो करंट अफेयर्स पढ़ने का एक ट्रेंड चल रहा है आजकल कि हाल ही में इस बैठक का आयोजन कहाँ हुआ या फिर किसने जो है इसमें किसने इसकी अध्यक्षता की, तो हाल वाला जो रहता है टर्म उसको छोड़िए, अब डेट पे जाइए। देखिए डेट पे ही फंसाया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल एक, दूसरा नहीं सही है, क्योंकि डेट जो है 5 की बजाय 3 मई है दोस्त। देखिए आयोग कैसे फंसा रहा है, इसलिए क्रोनोलॉजी को समझिए। अगला देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, FWD 220 जो है क्या है? एक UAV है, अनमैन्ड एयर व्हीकल एयरक्राफ्ट, जो भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक विमान है, ठीक है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। अब यहाँ पर लोचा किया है, देखिए 100 नहीं 105 किलोग्राम है। इस तरह से केवल और केवल स्टेटमेंट वन ही सही होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 102 किलोग्राम है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बारीकी से समझिए। फिर ये भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग को लेकर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें देखिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया ये पूछा गया है। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये नहीं कि मोदी जी या वित्त मंत्री गए हैं, नहीं, अपना सचिव भी जा रहा है तब भी क्वेश्चन बना दे रहा है। फिर अभ्यास दिए गए, युद्धाभ्यास और उनकी तिथियां दी गई हैं। अब ये तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि जब युद्धाभ्यास पढ़ना है तब उनका टाइम पीरियड भी हमको याद रखना है। सक्सगाम घाटी, ये घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। सही है, उसमें ये खूब चर्चा में थी। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो अगर आप एयर न्यूज़ वगैरह सुनते हैं वहाँ से भी कवर हो जाएंगी। इसमें कोई बड़ा फैक्ट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस मुद्दे पे विवाद हुआ था। तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर के निकट स्थित है।
दक्कन ट्रैप की विशेषता में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कहा गया कि ऊपरी ट्रैप की मोटाई, निम्न ट्रैप की मोटाई, मतलब उसकी मोटाई को लेके जो है क्वेश्चन बनाया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो रटने वाले हैं यार, इसको जस का तस रट लीजिए। दक्कन ट्रैप के मध्यवर्ती तल पर सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मुख्यतः खनिज तेल और गैस आदि प्राप्त होते हैं। हालांकि आप ये मोटाई याद रखें या ना रखें, लेकिन ये जो डी वाला ऑप्शन है ये सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। खनिज तेल गैस आदि प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं, क्योंकि। अब स्टेटमेंट पढ़ने से पहले लगाना है क्योंकि जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहाँ पर टर्म को पकड़िए, ये चलने वाली बताई जा रही है कि पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। पूर्वी का मतलब पूर्व से आ रही हैं, ऐसा नहीं है। ये पश्चिमी हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। तो स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट गलत है। कारण ठीक है, क्योंकि इनकी गति जो है वो 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ए गलत है। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट गलत है लेकिन रीजन सही है, आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश दिए गए हैं और उनके माउंटेन दिए गए हैं, इनको मैच कराना है। तो आल्प्स पर्वत आप सबको पता होगा कि स्विट्जरलैंड में है, और बाल्कन जो है वो बुल्गारिया में है। इटली में एपेनाइन है। बचा कौन, स्पेन और फ्रांस। तो ये पेरिनीज से जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप मैच कराएंगे तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला, शहर के नाम दिए गए हैं और योजना बनाए जाने की अवधि दी गई है। तो इसमें थोड़ा समझिए, तो थोड़ा नामों से जो है आइडिया लगा के इसको हम लोग हल करते हैं। कांचीपुरम एकदम प्राचीन इतिहास की बात हो रही है, तो ए जो है 4 से कनेक्ट हो जाएगा। भिलाई जो है स्वतंत्रोत्तर काल में छत्तीसगढ़ में जो कारखाना है, देखिए डी 1 से कनेक्ट हो गया। अब देखिए क्या ए 4 और डी 1 से कनेक्ट करा के आंसर मिल रहा है कि नहीं। ए 4 और डी 1, देखिए केवल और केवल आप एक ही विकल्प से इसको सही कर ले जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग आंसर में देख लीजिए, कांचीपुरम प्राचीन काल, जैसलमेर मध्यकाल, कोडाई कनाल औपनिवेशिक काल और भिलाई स्वतंत्रता के बाद। तो ये कुछ हथकंडे हैं जो थोड़ा सा स्थिर दिमाग में काम करते हैं, मतलब स्थिर दिमाग में ही ये आते हैं। तो थोड़ा सा स्थिरता जो है बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान दिए गए हैं और स्थान क्षेत्र, आम वर्षा, फूलों वाली बौछार, काल वैसाखी, लू। तो इनमें सबसे सरल कौन सा है, पंजाब से बिहार तक क्या चलेगा, लू। तो देखिए डी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और काल वैसाखी इधर पश्चिम बंगाल, C4 और D1, C4 और D1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए आम्र वर्षा तटीय कर्नाटक क्षेत्र में, फूलों वाली बौछार केरल में, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में और लू पंजाब से बिहार तक। राजधानी और देश दिए गए हैं और इन पर एक ही वीडियो है राजधानी और देशों को लेके, और साथ में करेंसी भी दी गई हैं, उसको देख लेना, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ओटावा कहाँ की राजधानी है, कनाडा की, सही है। डबलिन आयरलैंड की है, ये भी सही है। म्यांमार की हमें नहीं पता, मतलब नेपिटा। खार्तूम इथोपिया की राजधानी नहीं है, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है, याद रखिएगा। खार्तूम फिर किसकी राजधानी है, खार्तूम दक्षिण सूडान की राजधानी है। अब नदियों को मिलाना है और कौन सी नहर किस पे बनी है। तो इसमें देखिए जो डी वाला ऑप्शन है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है वो सतलुज, रावी और ब्यास, इन नदियों के संगम क्षेत्र पर बनाई गई है। ठीक है, तो डी का जो ऊपरी दोआब नहर है वो किस पे बनाई गई है, वो रावी नदी पर बनाई गई है। सरहिंद नहर जो है वो सतलुज नदी पर बनाई गई है, सतलुज नदी से निकलती है। तो इस तरह से जब आप कनेक्ट कराएंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर सतलज, रावी, ब्यास पर। गुड़गांव नहर यमुना नदी पर, इसको विशेष रूप से याद कर लेना।
सरहिंद नहर, सतलुज, सा से सतलुज, सा से सरहिंद। ऊपरी बारी दोआब नहर, चाज रचना बारी विष्ट, जो आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है। जो दोआब हैं उनकी बात हो रही है, चाज रचना बारी विष्ट। बारी की बात हो रही ना, वारी रावी नदी के, चाज रचना बारी विष्ट, बारी विष्ट। देखिएगा रावी नदी भी उस दोआब के एक तरफ है, दूसरी तरफ वाली नदी देखिए अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, लेकिन जब देखूंगा तो बता दूंगा। फिर बताना है ये कौन सा सुमेलित नहीं है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी होगी। समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सही है। फिर है एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। और चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7 नहीं है। ये कुछ विशेष क्वेश्चन है। बिहार का योगदान मात्र 5.73% है यार। ये कोई भी समझ के इसको बता सकता है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। 15.7 के बजाय 5.73% योगदान है। और बाकी जो फसलें हैं उनके उत्पादन पर एक वीडियो छोटी सी दी है 10-12 मिनट की, बहुत ही आसान तरीके से और आसान ट्रिक्स के जरिए ऐसे मैंने आपको पढ़ाया है कि वीडियो देख के ही आप उसको फिर कभी नहीं भूलेंगे। दोबारा रिवाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको देख लीजिएगा। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। और दूसरा है कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कपास खरीफ फसल तो है ही है, इसके साथ ही मध्यम वर्षा कितनी सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर की, और तापमान भी ठीक ठाक होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, क्योंकि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। आप सबको पता होना चाहिए कि लाल मृदा वहीं पर उत्पन्न होती है, वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दक्कन ट्रैप है वो काली मृदा वाला है, और काली मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। तो काली मृदा के बाद दूसरा स्थान लाल मृदा का है। तो दक्कन वाले पे है, तो दक्षिण में भी आप देखते हैं वर्षा ज़्यादा होती, तो लाल मृदा यहाँ पर भी रहेगी। पूरब में भी वर्षा होती है और उत्तर में भी, क्योंकि जो दक्कन है उसके उत्तर में क्या है, गंगा यमुना का मैदान, और वहाँ पर भी प्राय वर्षा ठीक ठाक होती है। तो 3 ओर से घेरे हुए है लाल मृदा को, लाल मृदा जो है वो काली मृदा को। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। ये कारण ठीक नहीं है। कथन दोनों मतलब स्टेटमेंट भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन वी सही होना चाहिए। केवल इस आधार पर वो दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह नहीं हो सकता कि लाल मृदा उसको 3 ओर से घेरे है। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर का। आयोजन का स्थान पूछा गया है, फिर किस प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया, बस ये पूछा गया है। तो ये रिपीट नहीं होगा, इसको छोड़ते हैं, देख लीजिएगा। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में विचार करना है। ये भारत और जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है, जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चंद्रमा से संबंधित है, चंद्र मिशन है। जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर यहीं पे लोचा है दोस्त। देखिए भारत ने क्या किया, चंद्रयान 3 को जो है सफलतापूर्वक लैंड कराया है, इसलिए पूरी वैश्विक बिरादरी का ध्यान जो है वो भारत की ओर आकर्षित हुआ है कि लैंडर बढ़िया बनाता है, और बढ़िया बनाता है इसीलिए सफलतापूर्वक लैंड भी कर जाता है। तो यहाँ पर जो लैंडर के विकास का काम है वो किसको दिया गया है, इसरो को। बाकी रोवर कौन बनाएगा, रोवर जापान बनाएगा। और जापान में वैसे भी छोटे छोटे लोग होते हैं, और रोवर मतलब क्या है, जो उसकी सतह पर घूम घूम के ज्ञान को अर्जित करता है, चंद्रमा की सतह पर रोवर। तो जो छोटा व्यक्ति है, जहाँ छोटे व्यक्ति होते हैं वो रोवर के रूप में बढ़िया काम करेंगे, ठीक है, बढ़िया से चलेंगे और उनको खतरा कम रहेगा। तो इस तरह से केवल और केवल स्टेटमेंट एक ही सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2028 से पहले भेजने का प्लान है।
अगला है शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, सही है। शारीरिक दंड उन्मूलन, जो बच्चों को दंड दिया जाता है, उसको समाप्त करने के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। तो दोनों कथन सही हैं। प्रताड़ित अगर ज़्यादा दंड दिया जाता है शारीरिक, तो कहीं ना कहीं मेंटली चेंज को भी जन्म देता है, कुछ प्रभाव पड़ता है मानसिक तौर पे भी। तो दोनों कथन सही हैं। और ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 के आधार पर दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जो कहता है, ये धारा याद रखिएगा, जो कहती है कि बच्चों को किसी भी तरह के शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना व भेदभाव उनके साथ नहीं करना है, मतलब उसको प्रतिबंधित करती है। याद रखिएगा, धारा 17। ठीक है, तो जो स्कूलों में अब मारपीट होती थी ना, पहले हाथ सुझा दिए जाते थे, अब ऐसा नहीं है। मार कम हो गई है, तो देखो बच्चे भी खूब बिगड़ रहे हैं। FLY 91 के संदर्भ में हमको विचार करना है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है यार, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। R21 मैट्रिक्स M क्या है? ये एड्स के खिलाफ टीका है? नहीं, पहला कथन गलत है, दूसरा भी गलत है। एड्स के खिलाफ नहीं, बल्कि मलेरिया के खिलाफ है। अब मलेरिया वाले दो ऑप्शन बचे हैं। किसने बनाया है? मलेरिया का टीका है, बनाया किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर भारत बायोटेक ने बनाया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। और जो लोग नेविगेटर क्लास को फॉलो किए होंगे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा, वो इस चीज़ को देख रहे होंगे। फिर है कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, उसका नाम पूछा गया है। अगला है रुद्रम 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया। अब देखिए, हवा से हवा में तो मार कर रही है, सॉरी, ये हवा से सतह पर मार करती है। रुद्र किसका पर्यायवाची? भगवान शिव का। और शिव कहाँ है? आकाश में। शिव आकाश में है, तो आकाश से जब चलेगी तो कहाँ आएगी? धरती पर। तो एयर टू सरफेस मिसाइल है। ऐसे ही भगवान शिव त्रिशूल को भी पकड़ते हैं, त्रिशूल को भी ऊपर से ही चलाएंगे, तो त्रिशूल भी एयर टू सरफेस है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है इसका प्रक्षेपण कह रहे हैं राजस्थान से हुआ, नहीं, इसका प्रक्षेपण जो है, इसका परीक्षण जो है वो उड़ीसा में किया गया है। तो परीक्षण स्थल भी याद रखना है। अगला नवनिर्वाचित प्रमुख और देश, इन सबको देख लेना। करंट अफेयर्स के ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे कुछ खास सीखने को नहीं मिलेगा, बस आपको यही याद रखना है कि कौन सा व्यक्ति किस देश में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री निर्वाचित हुआ है। ये सब क्वेश्चन रखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट और रीजन वाला है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। जो नरम दल वाले नेता थे, उनका यही मानना था। तो स्टेटमेंट सही है। कारण पढ़ने से पहले लगाना है, क्योंकि उनकी शिकायत केवल भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ थी, ब्रिटिश राज के खिलाफ थी, इसलिए वो ब्रिटिश राज को ईश्वरीय देन मानते थे। इसलिए स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही हो जाएंगे। और देखिए, रीजन जो है उसकी व्याख्या भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। ब्रिटिश का मतलब क्या है? जैसा ब्रिटेन में चल रहा है, जिस तरह का राज ब्रिटेन में है, वैसा यहाँ पर नहीं है। ये वही लोग हैं, अपने यहाँ बढ़िया से शासन करते हैं और यहाँ पर गलत तरीके से शासन कर रहे हैं, लेकिन लोग खराब नहीं हैं, समझ रहे हैं? लोग वही हैं, वो ईश्वरीय देन इनको लगता था, इसीलिए। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। विलियम ए.जे. आर्चबोल्ड के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ये मेयोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे, सही है। ये अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य थे, ये भी सही है। और ये ढाका के भी प्राचार्य थे, जो ढाका में कॉलेज था, ये भी सही है। ये लाहौर कॉलेज के प्राचार्य नहीं थे। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है।
नाना फडणवीस की मृत्यु, ये मराठा जो साम्राज्य है उससे संबंधित है। बेलजली को वापस बुलाना और एंग्लो नेपाली युद्ध। एंग्लो नेपाली युद्ध जो है कब हुआ है? 1900, एक मिनट, एंग्लो नेपाली युद्ध जो है वो 1814 के आसपास हुआ था। और नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हुई थी। और बेल्लोर जो सिपाही विद्रोह था वो 1806 में हुआ था। बचा कौन सा? बचा है वेलजली को वापस बुलाना। तो ये भी इससे तो पहले ही हुआ होगा, 1800 से। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एंग्लो नेपाली युद्ध है वो सबसे बाद में हो रहा है, चौथा ये। और सबसे पहले कौन सा हो रहा है? नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में। इन सब में पहले की बात हो रही है। और इस तरह से यार देख लेंगे, ये अच्छे से मुझको भी समझ में नहीं आया है, याद नहीं आ रहा है। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हुई है। बेलजली को 1805 में वापस बुलाया था। बेल्लोर जो सिपाही विद्रोह था वो 1806 में हुआ था। एंग्लो नेपाली युद्ध 1814 में हुआ था। और इसको लेके एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम आप बताइएगा। विद्रोह दिए गए हैं और उनके लीडर आपको बताने हैं। तो देखिए, सीधे चलते हैं यार, उसमें सारे मुझको नहीं आ रहे हैं, आंसर में ही चलते हैं, वहाँ से देख लेते हैं। पाइका विद्रोह जो है जगत बंधु उसके लीडर थे। बरेली विद्रोह ये मुफ्ती मोहम्मद इवाज। मालाबार विद्रोह एडाचना कोंगन, ठीक है। तो जो एजुथाचन, इस तरह के जो नाम होते हैं, जैसे केरल है, मालाबार का संबंध किससे? केरल से। तो वहाँ पर केरल में ऐसे ही नाम होते हैं, जैसे एजुथाचन पुरस्कार, उसमें जो एजुथाचन है, तो वहीं से देखिए थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है कि नहीं, एडाचना कुंगन, तो ऐसे याद रखना है। सिलहट विद्रोह ये राधाराम की लीडरशिप में हुआ। अगला है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया। तो इसमें ये प्रत्येक राज्य तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ ही राज्यों में, क्योंकि सभी राज्यों में अल्पसंख्यक नहीं है, याद रखना है। इनकी नियुक्ति जो है अधिकारियों की राष्ट्रपति करता है। और इसके लिए एक संविधान संशोधन भी हुआ, जिसके द्वारा नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया, याद रखना है। तो इस तरह से 9वां संविधान संशोधन, तो 9 तो नहीं यार, 7वां संविधान संशोधन है। 7वां संविधान संशोधन के तहत 350 भी को जोड़ा गया। तो इस तरह से ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है? तो व्यापार और वाणिज्य ऐसे दो घटक हैं जो राज्य और केंद्र दोनों जब मिल के काम करेंगे तभी अच्छे से इन क्षेत्रों में काम हो पाएगा। तो पहला सही है। सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार का भी मामला वैसा ही है। दोनों की सहमति या फिर दोनों मिलकर ही इस मामले पर काम करेंगे। उत्तराधिकार वाले मामले में सामानों में मिलावट भी राज्य स्तर पर निगरानी होगी, जांच वगैरह होगी, और फाइनली केंद्र जो है इस पर अपना मतलब रणनीति वगैरह बनाएगा। तो दोनों मिलकर काम करेंगे। कुछ ऐसी मदें हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे, तो इसलिए ये तीनों ही विषय समवर्ती सूची में जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फातिमा बीबी का हाल में निधन हुआ है। देखिए क्वेश्चन ये हूबहू आया था, मैंने आपको बताया था। वो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। यहाँ पर केवल न्यायाधीश की बात हो रही है। अब आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। फिर है, उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी। तो देखिए फंसाने के लिए क्या किया, केरल दिया है, केरल नहीं तमिलनाडु, ऐसे ही फंसा रहा है आयोग। तमिलनाडु में राज्यपाल के रूप में काम किया। वे उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, ये भी ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन 1 और इस तरह से स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीवी है। तो
ये क्वेश्चन रिपीट तो होने की संभावना कम है और इससे ट्रेंड को समझना जरूरी है। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? एकदम बच्चा सवाल है, देखते ही मार दोगे 73वां और 74वां। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट है यह दोहा विकास एजेंडा, ठीक है, और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एकदम सही है, ट्रिप्स समझौता आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। दूसरा है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार के विनियमन के लिए एक केंद्रीय अभिकरण है। जो जीआई टैग वगैरह हैं वो उनका रेगुलेशन यही करता है। तो दोनों कथन सही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए, और इसी तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। सबसे पहले कोई जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर वो वहाँ पर स्थापित होता है। तो पहले प्रवास होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने को प्रवास कहते हैं। उसके बाद आस्थापन होता है, मतलब वहाँ पर स्टेबलाइट होता है। उसके बाद जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं या पशु पक्षी हैं उनसे उसकी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, मतलब नोक झोंक होती है। होता है ना, नई जगह पे जाओ तो कभी कभी पड़ोसी जो हैं बहुत ख़राब मिलते हैं, तो प्रतिक्रिया होती है। और प्रतिक्रिया के बाद धीरे धीरे स्थिरीकरण हो जाता है। अगर ये जो नया व्यक्ति है जो नई जगह पर गया है ये ठीक ठाक है, समर्थ है, तब धीरे धीरे स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन अत्यंत ही साइंटिफिक नेचर का है और यहाँ से भविष्य में भी कई क्वेश्चन बनने की संभावना है, मतलब अलग अलग एंगल से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको समझते हैं। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या होती है? वायु में नमी की मात्रा, ठीक है। वायु शुष्क होती है और आर्द्र होती है। एकदम सूखी वायु उसको शुष्क वायु कहा जाता है और जिसमें नमी होती है उसको आर्द्र वायु कहा जाता है। अब यहाँ पर अगला टर्म है निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या होता है? वायु में निश्चित आयतन पर मौजूद आर्द्रता की मात्रा उसको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, किसी वायु के निश्चित आयतन में किसी समय कितनी आर्द्रता मौजूद है। तो इस पर टेम्परेचर का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक बाल्टी है, ठीक, इसमें एयर भरी हुई है और कहा गया है कि उसमें 20% आर्द्रता है, ठीक है, परसेंट मान के चलते हैं हम लोग, 20 आर्द्रता है। अब यदि इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, बाल्टी बंद है, अगर इस बाल्टी को गर्म किया जाता है तो जो इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो सीधे सीधे प्रभावित नहीं होगी, मतलब टेम्परेचर उसको प्रभावित नहीं करेगा। क्या प्रभावित कर सकता है? यदि इसमें बाहर से वाटर वेपर भेज दी जाए तब इसकी आर्द्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। और वाटर वेपर कहाँ से आती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है समुद्री सतह का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो जल है वही गर्म होकर वाष्प का रूप धारण कर लेता है। और आपने पढ़ा है कि जब मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से होते हुए आती हैं तो वो हिंद महासागर से जल वाष्प को और ग्रहण कर लेती हैं, जिससे क्या होता है? उनकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पर जो कारण है पुष्ट हो जा रहा है कि वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। ये कारण सही है। अब समझते हैं अभिकथन को। सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी से तात्पर्य होता है किसी वायु की जो आर्द्रता सामर्थ्य है। मान लिया कोई वायु है और उसकी सामर्थ्य है कि उसके अंदर आर्द्रता जो है x ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ही समा सकती है, मतलब उसकी कुल क्षमता, उसी को कहा जाता है आर्द्रता सामर्थ्य। तो आर्द्रता सामर्थ्य नीचे रहेगी और ऊपर निरपेक्ष आर्द्रता को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जब निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी और इस आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर हो जाएगी, नीचे वाली आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर हो जाएगी, तो जो सापेक्ष आर्द्रता है वो 100% हो जाएगी। और ऐसी 100% सापेक्ष आर्द्रता वाली वायु को संतृप्त वायु कहा जाता है। यही संतृप्त वायु ठंडी होकर, मतलब इसका संघनन होता है, संघनन होने के बाद वही
वायु जो है धरातल पर वर्षा के रूप में बरस जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि निरपेक्ष आर्द्रता स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ेगी। ठीक है, आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ेगी मतलब वायु जितना गर्म होगी वो उतना ही नमी धारण करने के लिए, मतलब नमी धारण करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। तो देखिए आर्द्रता सामर्थ्य तो बढ़ रही है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि निरपेक्ष आर्द्रता जो है ऊपर वाली, उस पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ रही है, निरपेक्ष आर्द्रता जस की तस है। तो क्या होगा, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यानी कि सापेक्ष आर्द्रता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो स्टेटमेंट है सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, ये सही हो जाएगा। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, दोनों अलग अलग भाव रखते हैं, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो ए और एक मिनट, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, बट व्याख्या सही नहीं है। अब ये पता नहीं क्या लिखे हैं इसमें, अपना देखिएगा समझिएगा। नीचे बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। हाइलोक्लाइन सागरीय जल की लवणता से संबंधित होता है, याद रखिएगा। थर्मोक्लाइन क्या है, सागरीय जल में जो तापमान होता है उससे संबंधित होती है थर्मोक्लाइन। इकोक्लाइन का संबंध इकोसिस्टम से होता है, ना कि बायोडाइवर्सिटी से। तो ये तीसरा भी गलत है। चौथा है पिक्नोक्लाइन, ये सागरीय जल के घनत्व से संबंधित है। तो केवल और केवल चौथा ही सुमेलित है। अगला है कुछ टर्म हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र या फिर लोग दिए गए हैं। प्लांटिंग हर्थ, पौधारोपणशाला का संबंध किससे है, एक वनस्पति शास्त्री हैं C.O. साबर, इनका संबंध प्लांटिंग हर्थ से है। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा। और वर्ल्ड फ्लोरल रीजन्स, पूरी दुनिया को 6 पुष्प क्षेत्रों में बांटा है, किसने, जर्मनी के हैं एक एडोल्फ एंगलर वनस्पति शास्त्री। ठीक है, जर्मनी, एडोल्फ, हिटलर से जोड़िएगा, हिटलर को फूल बहुत पसंद थे, और फूल पसंद थे तो उसने क्या किया, पूरे विश्व को पुष्प क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, विश्व की वनस्पति को। ऐसे समझ के इसको याद रखिएगा। तो सी जो है 2 से जाएगा और ए 3 से जाएगा। तो देख लेते हैं, सी 2 और ए 3। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इनको मिला देते हैं। पौधारोपणशाला जो है C.O. सावर से संबंधित है। क्रायोफाइट स्टेपी जो वनस्पति का क्षेत्र है वो आर्कटिक टुंड्रा से संबंधित है। और विश्व के जो पुष्पीय क्षेत्र हैं वो एडोल्फ एंगलर उन्होंने वर्गीकृत किया। और जो पुस्ताज घास का मैदान है वो हंगरी में पाया जाता है। अगला है, अब देखिए कंप्यूटर के सवाल दे दिए हैं इसमें। कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनपुट मतलब अंदर डालने वाला। तो देखिए माउस, वो भी इनपुट का काम करता है। कीबोर्ड, उसमें भी टाइप करके हम कुछ ना कुछ डेटा अंदर डालते हैं कंप्यूटर के। स्कैनर आपने देखा होगा, स्कैनर स्कैन करके डेटा अंदर भेजता है, बाद में हमको आउटपुट मिलता है उसका। तो कहने का मतलब ये है कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं। अगला है, कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है, मतलब बदलता नहीं है, जस का तस रहता है। तो रोम जो है जस का तस रहता है। रैम में चेंज होता रहता है। तो रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। रैम चेंज होती रहती है, इसको कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच संबंध दर्शाता है। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें अब तक का पूरा पूर्वावलोकन अपलोड है इसी प्लेलिस्ट में जिसमें ये वीडियो पड़ा हुआ है। और सारे पेपर अब तक के जितने भी हुए हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो खटाक से उस प्लेलिस्ट को खोलिए, चलाइए 2 की स्पीड पे, और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है बढ़िया से तैयार कर डालिए। क्योंकि आप देखेंगे कोई कुछ भी कहे, लगभग 48 क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड हैं। ठीक है, और बाकी तो आगे भी बढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से 48 क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए, फ़ारेनहाइट F तथा सेल्सियस डिग्री के बीच क्या संबंध होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से याद किया हूँ, F-32/9 और C/5 ऐसे याद किया हूँ।
जब इसको आप थोड़ा सा पक्षांतर वगैरह करेंगे तब यही रूप निकल के आएगा। तो आप जैसे आपको सहूलियत हो वैसे याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहा जाता है, सही है। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं, ये भी सही है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, गलत, हिस्सा लेता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। अगला है स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। कारण भी सही है और व्याख्या भी हो रही है। ये जो ऑक्साइड होते हैं ये वायुमंडल में जो नमी है H2O उससे जाके अभिक्रिया करते हैं और H2SO4 और नाइट्रिक एसिड जैसे घटक बनाते हैं और ये वर्षा जल के साथ आकर धरातल पर जो इमारतें हैं, वनस्पतियां हैं, उनको प्रभावित करते हैं। ताजमहल का जो क्षरण हो रहा है उसका एक कारण अम्लीय वर्षा ही है। तो यदि पूछ लिया जाए और पूछा भी गया है तो अच्छे से जहन में याद रखिएगा। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को ठीक से सेट करना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये तो 1999 की है, ठीक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना है? 2005 में और 2006 में लागू हुआ। मनरेगा की बात हो रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये जो है 1978 में लाया गया था। तो इस तरह से जब सबको मिलाएंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। योजनाओं पर एक ही वीडियो मैंने पिछली बार कराई थी, सारे क्वेश्चन वहीं से मिल गए थे, समीक्षा अधिकारी में भी और इसमें भी। और अभी भी अगर समय मिला तो करा दूंगा फिर से अपडेटेड, क्योंकि कुछ योजनाओं ने 10 वर्ष पूरे किए हैं और जब कोई योजना 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष पूरे करती है तो पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, एकदम सही है। J.M. कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, गलत। कौन है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो कथन 1 और 2, कथन 2 ही सही है, लेकिन आयोग ने जो है कथन 1 और 2 दोनों को सही माना है। तो आयोग जो माने हमें भी वही मान लेना है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप अपने हिसाब से समझ लेना, इसका उत्तर निकाल लेना। राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं, सही है, क्योंकि विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, गलत। ये भी बाजार के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो केवल और केवल स्टेटमेंट सही है और रीजन गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या है? स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है। अगला, भारत के संदर्भ में विचार करना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक, उसके बाद ग्रामीण बैंकों का गठन 1975 और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना जो लीड बैंक की कॉन्सेप्ट है। कहा गया है इन तीनों घटनाओं में कौन सी घटनाएं जो हैं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाती हैं? तो यार तीनों ही बढ़ाती हैं, ठीक है। लीड बैंक क्या होता है? प्रत्येक लीड बैंक को जो है एक गांव गोद लेने के लिए कहा गया था, जिससे उस गांव में जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको बढ़ावा मिल सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ था, ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, वही रिपीट हुआ है। कहा गया है कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को कवर करता है, सही है, ठीक है। इसी के तहत जो कोटा से राशन मिलता है वो इसी एक्ट के तहत मिलता है, याद रखिएगा। बच्चों, इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया, ये भी सही है। और ये 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया, यही गलत है, ये 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया।
तो केवल 1 और 2 ही सही हैं। इस तरह से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की आप सब जानते हैं, दूसरा स्थान बिहार का है, तो 3 के बाद 1, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का होगा, 3, 1, 4, फिर क्या बचा 2, 3, 1, 4, 2। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कुछ रिपोर्ट हैं और कौन सा संस्थान उनको जारी करता है, ये सब मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, हमेशा जो नेविगेटर की क्लास रहती है उसमें बताता हूँ। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, उसको कौन जारी करता है, UNDP, ठीक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको कौन जारी करता है, IMF। आई का मतलब इम्पॉर्टेंट, एफ का मतलब फीमेल, इम्पॉर्टेंट जो महिलाएं होती हैं वही सज सवर के लुक देती हैं, तो आउटलुक इकोनॉमी वाला आउटलुक देती है ना। जो ज़्यादा पैसे से समृद्ध होगी महिला वो ज़्यादा मेकअप करेगी, ऐसे जोड़ के याद रखना है, कोई पर्सनल मत लीजिएगा। फिर है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसको कौन जारी करता है, इसको अंकटाड जारी करता है। अंकटाड यूनाइटेड नेशन की ही एक संस्था है जो आई दृष्टि का इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उसमें मैंने आपको इसके बारे में विधिवत बताया है। इमिशन गैप रिपोर्ट, इसको कौन जारी करता है यार, इसको जो है यूनेप जारी करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप। इसका मुख्यालय कहाँ है ये आप लोग बताइए, इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, सतत विकास की धारणा को ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, सही है, क्योंकि ब्रटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में जाना जाता है, गलत। पहला सही है, ब्रटलैंड जो है वो नॉर्वे की पूर्व PM थी, उन्होंने ही एक रिपोर्ट जो है उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया गया था और उस कमीशन ने 1987 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट को हमारा अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। तो विकास की सीमाओं के रूप में नहीं, अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, अर्थशास्त्री और उनकी पुस्तकें दी गई हैं। मिडल इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, सीधे यार उसी में चलते हैं क्योंकि सारी मुझको भी नहीं याद है। मिडल इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, मिडल की है किताब। हिर्समैन को पढ़िएगा, हॉर्समैन घोड़े वाला आदमी। घोड़े वाला आदमी ही घोड़े पे सवार होकर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा, स्ट्रेटजी से संबंधित है हॉर्समैन। काल्डर स्ट्रेटेजिक फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशंस। और अगला जो है बहुत ही बच्चा सवाल है, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां 1978, ठीक है, और 52वां जो दल बदल से संबंधित है 1985, 86वां संविधान संशोधन 2002 और 96वां संविधान संशोधन 2011। 86वें वाले में क्या है, 86वें संविधान संशोधन में जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार दिया गया 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए, आर्टिकल, इसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया, ठीक है। और जो 96वां संविधान संशोधन है जो 8वीं अनुसूची है उसमें एक भाषा है उड़िया, उसका नाम जो है ओडिया कर दिया गया है। जैसे उड़ीसा जो था पहले वो अब ओडिशा हो गया है, तो अब ओडिया हो गया है, बस इतना सा परिवर्तन हुआ है। फिर अगला है सहकारी संघवाद, ठीक है। सहकारी संघवाद मतलब केंद्र भी काम कर रहा है और राज्य उसके साथ हैं, लेकिन केंद्र में जब सरकार अलग होती है और राज्य में अलग होती है तो ये लोग साथ तो रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं दोनों। आस्तीन की सांप की तरह काम करता है राज्य, ठीक है, केंद्र के साथ तो रहेगा लेकिन अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, आप लोग देखते भी होंगे। तो केवल ट्रिक बनाने के लिए मैंने इस स्टोरी को गढ़ा है। तो सहकारी संघवाद ये ग्रेनविल आस्तीन से संबंधित है, ठीक है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। तो ए का हो गया 4। अर्ध संघवाद, तो जिसके नाम में आधा अक्षर पहले है वही पहले आ जाएगा, तो अर्ध संघवाद
क्वासी फेडरलिज्म, केसी व्हीयर। तो ए का 4, सी का 1 और केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद जो है वो आइवर जेनिंग्स से संबंधित है। तो इस तरह से जब जोड़ेंगे तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। केसी व्हीयर अर्ध संघवाद, सौदेबाजी वाला संघवाद मॉरिस जोन्स और सहकारी संघवाद आस्तीन का सांप और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद आइवर जेनिंग्स। ये सब ट्रिक्स जो हैं, जब होते हैं ऐसे ट्रिक्स बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक दिमाग में रहते हैं। और यार वीडियो थोड़ा बहुत लाइक वाइक करते रहा करो, इससे जो है चैनल को बूस्ट मिलता है, और बूस्ट मिलता है तो समझ रहे हैं अब लोगों के प्रति उत्साह और बढ़ता है और अच्छी से अच्छी सामग्री देने का मन करता है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में कौन सा शामिल नहीं है? तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके ऊपर होता है क्षेत्र पंचायत यानी कि पंचायत समिति, फिर होता है जिला पंचायत। क्या नहीं होता इसमें शामिल? न्याय पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएगी, ऐसा कहा गया है। और इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। और इसमें कौन कौन शामिल होगा? तो इसमें न्यायाधीश होंगे, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा कोई निर्दिष्ट किया हुआ उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश। राज्यसभा के सभापति इसमें शामिल नहीं होंगे, लोकसभा स्पीकर होंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी जी, ठीक है। तो कौन शामिल नहीं है? केवल 2 शामिल नहीं है, तो 1, 3 और 4। इस तरह से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है वो किस बात पर जोर देता है? ये क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। यहाँ पर सीमित की बात कही जा रही है। जिस तरह से औद्योगिकरण बढ़ रहा है उस तरह से अगर सीमित कटौती रहेगी तो जो SDG हैं वो हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला कथन जो है सिरे से खारिज हो गया, दूसरा वाला सही है। और जो IPCC है इसका गठन जो है 1988 में हुआ था, याद रखिएगा। यूनेप और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलकर इसका गठन किया था। अगला है अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। खेती किसानी से जुड़े हैं। काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में जो उत्पादित अनाज है उसी की मात्रा को अनाज उपज कहा जाता है, ठीक है। तो पूछा जाए कि 1 बीघे में कितना कुंटल निकला है, तो वही होगा अनाज उपज, ठीक है। दूसरा कि किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन, इसका संबंध अनाज उपज से नहीं है। अनाज उपज का मतलब वही है प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में या प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना अनाज पैदा होता है। और अनाज फसलों के कुल उत्पादन को तो कुल उत्पादन ही कहा जाता है। तो इस तरह से केवल और केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2019 से जुलाई सितंबर 2022 के बीच बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा सही है? स्थिर नहीं है बल्कि ये घटी है, ठीक है। तो केवल और केवल ऑप्शन मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। वर्तमान में बेरोजगारी दर 3.2 है, पिछली क्लास में आपको बताया था। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन तैयार करता है? पिछली क्लास में आपको बताया भी था, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं, WHO, ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन, जी हाँ, ये जारी करता है। दूसरा वाला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, ये है सही। देखिए वहाँ WHO घुसा दिया कंफ्यूज करने के लिए। दूसरा है UNDP। तो 3 और 4 यही दोनों मिलकर इसको जारी करते हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य एक वीडियो है 2 मिनट की, उसको देख लेना। 17 के 17 जो हैं आपको याद हो जाएंगे, और याद हो जाएंगे अगर याद हैं तभी इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो 4 सतत विकास लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? अब आपको अगर सतत विकास लक्ष्य 4 पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो पहला क्या है? गरीबी दूर होगी तो क्या होगा? भुखमरी, खाने के लिए भोजन मिलेगा तो भुखमरी दूर होगी। भुखमरी दूर होगी तो शरीर स्वस्थ होगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, मतलब पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। तो चौथा क्या है? शिक्षा, ठीक है।
अब शिक्षा के लिए कौन से उपाय हैं? शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, सही है। स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, दूसरा भी सही है। तीसरा, कृषि कार्यक्रमों में विस्तार, इसका तो संबंध ही नहीं है यार इस SDG से। चौथा है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में निवेश। तो ये जो चौथा वाला फैक्टर है, ये देखिए दूसरे वाले में ही समावेशित है, मतलब शामिल है, तो ये भी सही नहीं है। 1 और 2 सही हैं, तो इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, एकदम सही है। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, ये भी सही है। बंदरगाह है तो उसके नज़दीक गोदाम भी थे, तो दोनों कथन सही हैं। बंगाल के जो सेन शासक हैं उनको आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले हैं हेमंत सेन, उसके बाद विजय सेन। ठीक है, हेमंत मतलब बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में आदमी ऊर्जान्वित महसूस करता है, ऊर्जान्वित महसूस करेगा तो विजय हासिल होगी उसको। विजय के बाद बल्लाल सेन, और बल्लाल सेन के बाद लक्ष्मण सेन। तो इस तरह से 3 3 फिर 4 3 4 1 2, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और ये सब चीज़ें लिख के नोट कर लिया करिए, मतलब नोट करके इनको बार बार रटा करिए। अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी, एकदम सही है। अकबर पे एक वीडियो है, बस उसी को देख लेना। अकबर से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, पूरा याद हो जाएगा आपको बहुत ही आसान तरीके से। और कहानी नुमा बना के आपको बताया, GS बूस्टर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें दिया है उसको। दूसरा, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, गलत। ये उपाधि वजीर के रूप में नियुक्ति के समय ही दे दी गई थी। ठीक है, आप सबको पता है कि हुमायूं का निधन जल्दी ही हो गया था, अकबर बच्चा ही था, तो अकबर ने बैरम खां के सानिध्य में ही काम किया था। अगला है पेशवाओं से संबंधित है। तो सबसे पहले पेशवा कौन थे? भगवान विश्वनाथ, मतलब भोलेनाथ की बात हो रही है, तो बालाजी विश्वनाथ पहले थे। ठीक, उसके बाद उनके बाद बाजीराव प्रथम। ठीक, बाजीराव प्रथम। अब जो तीसरा होगा उसमें बालाजी भी इंक्लूड हो जाएंगे और बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव तीसरे हो जाएंगे। तो देखिए पहले पे मतलब 4 ऊपर हो जाएगा, 4 के बाद बाजीराव तो है नहीं इसमें, बाजीराव के बाद कौन आएगा? 4 के बाद 2 के बाद आएंगे नारायण राव, मतलब 3 और फिर 1, 4 2 3 1। देखिए हाँ, ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मैटर इस पर तैयार करके आपको देने का मैंने वादा किया था, तैयार रखा, लेकिन यार समय नहीं मिल पाया उसको अपलोड करने का। पूरा मराठा साम्राज्य, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हीराकुंड उड़ीसा में है, एल्युमिनियम संयंत्र। मुरी, ये छत्तीसगढ़ में ना होके कहाँ है? झारखंड में, यही सही सुमेलित नहीं है। और अलगपुरम जो है ये केरला में है, नाम से ही आप समझ जाएंगे। बेलगावी, बेलगांव महात्मा गांधी ने जहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये कहाँ है? कर्नाटक में। तो मुरी जो है एल्युमिनियम संयंत्र झारखंड में है। नेशनल पार्क है, उन्हें मिलाना है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, और जो पिन वैली है वो जम्मू कश्मीर में ना होकर हिमाचल प्रदेश में है। फिर स्टेटमेंट है, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, कारण क्या है? जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है यहाँ पर, और ये फोल्ड होके ऊपर उठ रहा है हिमालय। बलित पर्वत आपने पढ़ा होगा। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला के भंडार और मैच कराना है। तो इब नदी जो है दोस्त, इब नदी कहाँ बहती है यार? उत्तर जो है कोयला का भंडार कहाँ है? झारखंड में। तातापानी, रामकोला ये छत्तीसगढ़ में है, इब नदी उड़ीसा में है, और उमरिया मध्य प्रदेश में है। देखते हैं कितना मैं सही हूँ। हाँ, उत्तर वाला झारखंड, इब नदी उड़ीसा, तातापानी छत्तीसगढ़, उमरिया मध्य प्रदेश। फिर क्या करना है? दिवसों पर विचार करके मैच कराना। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, क्योंकि इसी दिन 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका तुम बता देना कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है यार? मार्च महीने में मनाया जाता है, तो ये तो हो गया अप्रैल, और ये हो गया है मार्च महीना, डेट याद नहीं आ रही है। विश्व एथलेटिक्स दिवस ये मनाया जाता है 7 मई को।
विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक, रेड क्रॉस, क्रॉस की बात हो रही है, इसे पूरा कर दो, इसे पूरा कर दो और मई जोड़ दो, 8 मई को मनाया जाता है। तो देखो अप्रैल मतलब 1, फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 15 से 20 मई के बीच मनाया जाता है। तो 1 के बाद आएगा 3, 3, 2, अरे यार 8 मई। पहले आएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 1, फिर आएगा एथलेटिक्स दिवस 7 मई को, 1 के बाद 3 आएगा, फिर 8 मई आएगा, 1, 3 मतलब 4 रेड क्रॉस दिवस। बचा कौन? समुद्री दिवस। तो 1, 3, 4 2 देखते हैं यार, ये गलत हो गया है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हाँ 17 मार्च को मनाया जाता है, पहले आ जाएगा ये। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, एथलेटिक्स दिवस 7 मई, रेड क्रॉस दिवस 8 मई। पुरस्कार और ये दिए गए हैं यार, करंट अफेयर का है, बस एक बार देख लो इनको। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 सुब्बा राव को दिया गया। विश्व साहित्य पुरस्कार ममताजी सागर को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को। गोल्ड माइन पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यह पुरस्कार किससे संबंधित है, तो पर्यावरण क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। आलोक शुक्ला को दिया गया। ये 24 वाले पुरस्कार हैं, दिमाग में डाले रखना यार। विटामिन दिए गए हैं और रोग दिए गए हैं, एकदम बच्चा क्वेश्चन है। ठीक है, विटामिन ए कहाँ गया यार, अंधापन मतलब रतौंधी। विटामिन बी, बी फॉर वेरी। विटामिन सी, सी करवी, सी करता है ऐसे करके, तो से करवी सी। विटामिन डी रिकेट्स। जब मिलाओगे तो पाओगे कि उत्तर डी सही है, ऑप्शन डी सही है। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतों का क्रम जो है वो सेट करना है। देखो एकदम बच्चा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे पकड़ लोगे इसको। काराकोरम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो ये सबसे ईस्ट में हो गया काराकोरम। उसके बाद हिंदू कुश हो गया है, ठीक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। फिर उसके बाद तो मतलब क्या हो गया, 1 पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है ना, 1 फिर आएगा हिंदू कुश मतलब 3, और देखिए 1 और 3 कहाँ है, एक ये फंस रहा है और एक ये फंस रहा है। अब देख ही लेते हैं, उत्तर देख ही गया है। तो पांटिक जो है सबसे पश्चिम में हो जाएगा, तुर्की और जॉर्जिया में फैला है। जागरोस ईरान, इराक और तुर्की में फैला है। फिर हिंदुकुश और फिर काराकोरम। तो इस क्रम को याद रखिएगा। और इस बार भी मिडिल ईस्ट और जो पश्चिमी एशिया है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। मेकांग नदी ये दक्षिण से पश्चिम की ओर ना बहकर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, और साउथ चाइना सी में जाके गिरती है। ठीक है, चाइना से निकल के गिरती है, लगभग 5 राज्यों से, 5 देशों से होकर जाती है। यही गलत सुमेलित है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। अमूर नदी उत्तर पूर्व की ओर, सिर दरिया उत्तर से पश्चिम, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये दक्षिण से पूर्व की ओर बहती, ऐसे जाती है बहती हुई। देश और तेल क्षेत्र दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। टेल वर्ड को पकड़िए। ठीक है, रात का यार कितना 3 बज रहा है, इस वजह से थोड़ा हल्की आवाज़ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। और अगला क्वेश्चन है, हाँ मिलाना है यार, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये कुवैत वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो कासगन है वो कजाकिस्तान में है, ना कि कुवैत में। ईरान में हफ्तखेल, सऊदी अरब में धारन, इराक में जुबैर, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। और कजाकिस्तान में है कासगन। भूमध्य सागरीय जलवायु, यह शीत ऋतु में वर्षा होती है, सही है। शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियाँ जो हैं दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, जिसके चलते यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संदर्भ में विचार करना है। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है, सही है, क्योंकि दूसरा कथन है पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत आता है, सही है। ठीक है, पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत आएगा। तो जो पछुआ पवनें हैं पश्चिम से आ रही हैं वो समंदर से आर्द्रता ग्रहण करेंगी और यहीं पर बरस जाएंगी पश्चिमी यूरोप में। तो दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में विचार करना है। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, सही है। इस क्षेत्र में सिंचाई की गहनता 130 से 140 के बीच है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है।
बढ़िया से रख लेना है इसको। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दर्रा दिए गए और उनकी ऊंचाई दी गई है। तो सबकी ऊंचाई तो यार मुझे भी याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगा के और एक आध की पता भी है। देवसा की ऊंचाई जो है 5000 मीटर के आसपास है। ठीक, तो ए का 1 हो गया है। और दिया गया है बनिहाल दर्रा, इसकी ऊंचाई 3000 मीटर के आसपास है। तो ए का 1, डी का 3। किस में फंस रहा है दोस्त? बी। डी का, हाँ डी का 4, तो इसमें फंस रहा है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और पूरा एकदम डिजिट वाइज याद मत कीजिएगा, होल नंबर में याद करिएगा। अगला है स्टेटमेंट, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है क्योंकि जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है, जुलाई से अक्टूबर में काट लिया जाता है। कारण भी ठीक है, लेकिन यार इसकी ये जो नेचर है इसके आधार पर इसको विशुद्ध पौधा नहीं कहा जा सकता है। तो स्टेटमेंट और रीजन दोनों ठीक हैं, बट व्याख्या नहीं हो रही है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संदर्भ में विचार करना। एकदम रट लेना यार, बहुत ही तीखा क्वेश्चन है। सिंचित क्षेत्र जो है 6 लाख हेक्टेयर नहीं है, ठीक है, गलत है। लोकेशन इसकी कहाँ है? गढ़वाल उत्तराखंड में। बांध की लंबाई भी बदली हुई है, 825 मीटर यहाँ पर बताई गई है, जो कि कम है। और इसकी जो क्षमता है कैपेसिटी वो 198 मेगावाट। तब आप देख लेते हैं, बांध की लंबाई 715 मीटर है, वहाँ पर 825 बताया गया है, तो सी वाला भी सही नहीं है। क्षमता इसकी 198 मेगावाट है, ठीक है। और ये मात्र 57,500 हेक्टेयर कृषि को सिंचाई प्रदान कर सकता है, कृषि क्षेत्र को, न कि 6 लाख हेक्टेयर। तो सी और ए दोनों गलत हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आयोग ने जो है विकल्प सी को सही माना है। विकल्प सी जो है उसी को गलत माना, बाकी सबको सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत में कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, ठीक है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलों उत्पादन होता है। दोनों कथन ठीक है यार, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि होती है, बहुत बड़ी बात है। तो सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र है भारत के पास, अमेरिका चाइना से भी ज़्यादा, अमेरिका चीन जापान तीनों से ज़्यादा। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है यार, इसको भी समझ लो। देवप्रयाग, तो देवप्रयाग से भागीनंदा, भागीनंदा मतलब अलकनंदा और भागीरथी, तो एक का हो गया 2। रुद्रप्रयाग, जो रुद्र मतलब दाऊद इब्राहिम की बात हो रही है, मैं आपको जो ट्रिक बताता हूँ, दाऊद नंदा मंदा, तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदा मतलब मंदाकिनी नदी के मिलन स्थल पर है। तो ए का 2 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा। और इस तरह से जब देखोगे तो आंसर ए सही हो जाएगा। देवप्रयाग अलकनंदा भागी, देवप्रयाग से भागीनंदा, रुद्र नंदा और मंदा, टिहरी जो है भागीरथी और भिलंगाना, और कर्णप्रयाग, ठीक, अलकनंदा और पिंडार नदी पर, पिंडार नदी के संगम पर। प्रवाह सॉफ्टवेयर यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, ठीक, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इससे क्या होगा? इससे अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकी डिजाइन के लिए बड़ी संख्या के जो विन्यास हैं उनके मूल्यांकन में मदद मिलेगी। तो दोनों कथन सही हैं, ठीक है, इसको ध्यान में डाले रखिएगा। प्रवाह का संबंध इसरो से है, यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मारक क्षमता की बात कही गई है। मारक क्षमता 290 किलोमीटर है ब्रह्मोस की। तो अब मिसाइलों के साथ साथ उनकी मारक क्षमता भी आपको याद करनी पड़ेगी। और पीछे जो परीक्षण हुआ था तो परीक्षण स्थल भी याद रखना है। ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, अब रिपीट नहीं होगा, और PDF ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है, ठीक है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठता से संबंध होता है। इसी वजह से मानव विकास सूचकांक और सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध रहता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेमिटेंस है उसके मामले में दिया गया है
तो रेमिटेंस आपको पता ही है, पहले स्थान पे भारत, दूसरे स्थान पे मैक्सिको, तीसरे पर चीन। 2022 में जो प्रवासियों ने भेजा था, जो प्रवासी भारत में भेजते हैं पैसा, उसी को रेमिटेंस कहा जाता है। फिर क्या करना है, फिर से मिलान करना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गई धनराशि से संबंधित क्वेश्चन है और अरेंज करना है। तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे, कर्नाटक चौथे स्थान पे। करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस के संदर्भ में कौन सा सही है? ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? जो सरकारी योजनाएं हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से एकदम घर तक पहुंचा देना, मतलब जो पात्र हैं, जो लोग हैं, उनको ऑफिसों के चक्कर ना लगाने पड़े। इससे क्या होगा? लाल फीताशाही, मतलब जो फाइलों को लेट करने की एक परंपरा बनी हुई है ऑफिसों में कि फाइलें जो हैं धूल फाक रही हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए पैसा लिया जा रहा है, इसी को कहा जाता है लाल फीताशाही। तो एक तो वो कम होगी, दूसरा सरकार की लागत कम होगी, ठीक है, कम कर्मचारी रखने पड़ेंगे। तो लाल फीताशाही कम होगी तो क्या होगा? पारदर्शिता कम नहीं ज़्यादा होगी, तो पहला गलत है। सरकार की लागत कम होगी, दूसरा सही है। गवर्नेंस में सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। जी हाँ, अब कोई योजना लॉन्च हुई है, उसको पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है और सबकी राय मांगी गई है, और राय देंगे तो नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी, तो दूसरा भी सही है। ई गवर्नेंस में नौकरशाही की लाल फीताशाही बढ़ती नहीं, घट जाती है, तो 2 और 3 सही हैं। 2 और 3, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। लोक सेवा आयोग किन स्रोतों से शक्तियाँ प्राप्त करता है? संविधान से भी, संसदीय कानूनों से भी, कार्यकारी नियम और आदेशों से भी, और कुछ चीज़ें परंपराओं से प्राप्त करता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संवैधानिक निकाय और उनको मिलाना है कि कौन सा किस में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340 में, वित्त आयोग 263 नहीं 280, यही गलत है यार, ये क्या हो रहा है, ये गलत है। निर्वाचन आयोग ये भी गलत है, 324 है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये भी गलत है, ये 343 है, तो केवल और केवल ए वाला सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340, वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग 324, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 और अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ठीक है, भगवान शंकर की बात हो रही तो कोई पवित्र नंबर होगा जिसे शुभ माना जाता है, तो 51, 1951 में ये आया है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, ये आया है 1955 के आसपास, 54-55। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोल क्या होती है? गेंद, और गेंद क्या करती है? सरकती है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गेंद सरकती है, सरकत मतलब 67, 67 मतलब सरकत, सरकना मतलब फिसलने को कहते हैं, तो 1967 में ये आया है। और केशवानंद वाला आप सबको पता है 1973, तो 1 2 3 4 होना चाहिए, हाँ। और ये जो सज्जन सिंह वाला मैं 1954-55 बता रहा था, वो 1954-55 ना होकर 1965 है। अगला है स्टेटमेंट वाला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थितियों की घोषणा से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ, युद्ध, बाह्य आक्रमण जैसी परिस्थितियों में आपातकाल घोषित किया जाता है, और ये कभी भी हो सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। लेकिन एक शब्द आंतरिक अशांति, वो अब शामिल नहीं है, उसे किस संविधान संशोधन के जरिए हटाया गया, ये आप लोग बता पाओ तो कमेंट बॉक्स में बता देना, पूछ लिया जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं यार, ए और आर दोनों से, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। हाँ, योजना का नाम और संभव और जो आरंभ की तिथि है उसे मिलाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है नवंबर 2016 में शुरू हुई थी, ठीक, नवंबर 2016 में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2015 में, तो शहरी वाली पहले शुरू हुई थी, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में, 15 अगस्त को घोषणा की थी मोदी जी ने। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर वाली, ये मई 2016। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है? आय स्तर, शिक्षा, और एक और है
कहाँ गया, पर्यावरण की स्थिति नहीं, ये जीवन प्रत्याशा। तो 1, 2, 4 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को अरेंज करना है। स्वच्छ भारत मिशन देखिए फिर से रिपीट कर दिया गया है 2 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई है। गरीब कल्याण योजना ये 2016 में शुरू हुई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना ये 2017 में। तो जब इस तरह से इनको मिलाएंगे तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यहाँ भी अपना देख लीजिएगा। अगला है माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति में बढ़ती है, ठीक है, जबकि कृषि उत्पादन या फिर खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय प्रगति में बढ़ती है। तो क्या इसमें रिक्त स्थान की जगह भरा जाएगा ज्यामितीय और अंकगणितीय। ये ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जनवरी में नहीं किया गया। देखो दोस्त, अब खाली और खाली वर्ष से काम नहीं चलेगा, महीने से भी काम चलेगा। मई में गठन किया गया था। दूसरा है समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए थे, ये भी गलत है। तो एक भी सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो। मई 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोग इसमें शामिल हुए। नेहरू इसमें शामिल नहीं हुए थे, तो दोनों कथन गलत हैं। शेख मुबारक की मृत्यु ये पहले हुई है, उसके बाद फैजी की मृत्यु हुई है, ठीक है, फिर अबुल फजल की मृत्यु हुई है, हत्या हुई है। उसके बाद दानियाल जो अकबर का सबसे छोटा लड़का था 1605 के आसपास। तो सबसे बाद में मृत्यु जो है वो दानियाल की हुई है। तो इसको जब मिलाएंगे तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। शेख मुबारक 1593, फैजी 1595, अबुल फजल ये फैजी का ही भाई था अबुल फजल 1602, दानियाल 1605। इसको रट लेना हो बहू। फिर घटनाओं को मिलाना है। लिन लिथगो प्रस्ताव अगस्त 1942। फिर क्रिप्स भारत आगमन मार्च 1942। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940। कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र अक्टूबर 1939। तो जब इस तरह से मिलाएंगे तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मंत्रियों का त्यागपत्र अक्टूबर 1939, रामगढ़ अधिवेशन मार्च 1940, लिन लिथगो प्रस्ताव, जी हाँ मैंने 42 बता दिया भूलवश, 8 अगस्त 1940 और क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942। पुस्तकें दी गई हैं और लेखक। हिंदू पॉलिटी मुझे भी याद नहीं है। द वंडर दैट वाज इंडिया और इन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये तो हो गई डी कौशाम्बी की। अर्ली हिस्ट्री, अच्छा हिंदू पॉलिटी जो है वो के.पी. जायसवाल की है, याद आ गया। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये विंसेंट स्मिथ की है, देख लेते हैं। हिंदू पॉलिटी के.पी. जायसवाल, वंडर दैट वाज इंडिया एल वासम, इंट्रोडक्शन टू इंडियन हिस्ट्री डी कौशाम्बी इतिहासकार हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट स्मिथ की है। बायोस्फीयर रिजर्व और राज्य मिलाने हैं। सिमलीपाल उड़ीसा, नौकरेक मेघालय, मानस असम, बचा अगस्तमलाई ये केरला। इस तरह से मिलाएंगे तो ऑप्शन ए सही पाएंगे। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। वैज्ञानिक जांच सही है, जो व्यवहारिक आदर्श हैं उनके करीब होना चाहिए वैज्ञानिक जांच को, ये नहीं कि कुछ भी। इसके साथ ही दूसरा कथन है विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है, दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पादप जगत में ऊपर से नीचे, उच्च से निचले क्रम की ओर बढ़ना है। तो सबसे पहले होता है गण, उसके बाद वर्ग होता है, फिर वर्ग से संघ बनता है और संघ से जगत बन जाता है। जगत मतलब पूरे जगत की बात हो रही, तो जगत स्वाभाविक है कि एकदम ऊपर होगा, बड़ा होगा। तो देखो वर्ग ये तो सिरे से खारिज हो गया, ये भी सिरे से खारिज हो गया और ये भी देखिए सिरे से खारिज है।
पादप जगत एकदम ऊपर होगा। केवल एक ही विकल्प से आप इस उत्तर को सही कर जाएंगे। अगला है पारिस्थितिकी निके के बारे में सही क्या नहीं है। पारिस्थितिकी निके क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र में जो रहने वाला जीव है उसकी जीवन शैली क्या है, वो किन अन्य जीवों से प्रभावित होता है, वो क्या खा रहा है, किन अन्य जीवों को वो प्रभावित कर रहा है, किन से डर लग रहा है, खाने पीने की क्या चीज़ें हैं उसके पास, यही सब चीज़ें, मतलब एक तरह से उसकी दिनचर्या वाला क्षेत्र जो है वो पारिस्थितिकी निके कहलाता है। आप समझिए इसको। यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होगा, ठीक है, तो एकल प्रजाति जो अकेला व्यक्ति होगा, जैसे कोई कॉलोनी है वहाँ पर उसका कोई नहीं है, अकेला व्यक्ति है, ठीक है, और कमज़ोर है, तो उसका प्रभुत्व कम हो ही जाएगा, क्योंकि संसाधनों का समान वितरण है लेकिन मारामारी मचेगी तो इसका प्रभुत्व कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। फिर है पारिस्थितिकीय निके में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती नहीं, प्रजातियों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि संसाधन पर्याप्त हैं, खाने पीने की चीज़ें खूब मिल रही हैं, तो चाहे कमज़ोर हो चाहे मजबूत हो सब भरपेट खाएंगे और मज़े से सोएंगे और प्रजनन करेंगे, तो क्या होगा? संख्या बढ़ जाएगी। तो यही कथन जो है गलत है, यही सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या है? प्रबल प्रजातियाँ विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकीय निके को घेरती हैं। जो मजबूत होगा वो बड़े क्षेत्र को कवर करेगा। चौथा है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिकीय निके में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। तो क्या सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है। लेखक और पुस्तक फिर से है, बताना है, मैच कराना है। लल्लन जी गोपाल लल्ला की बात हो रही है और ये उत्तर भारत से संबंधित हैं। उत्तर भारत मतलब नदर्न इंडिया की बात हो रही है। तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नदर्न इंडिया लल्लन गोपाल की है। हबीब एवं निजामी ये कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिल्ली सल्तनत वाली, दोनों इसके लेखक हैं। और के एस लाल जो हैं हिस्ट्री ऑफ खिलजी, इसके लेखक हैं। और दशरथ शर्मा सूर्यवंशी थे, क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय चौहान भी थे, ठीक है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज, भगवान राम के जो पिता हैं दशरथ, ठीक है, वो क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी थे, तो और क्षत्रियों को चौहान भी कहा जाता है, तो ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान नहीं की थी, इसी के चलते वो और ज़्यादा इससे नाराज थी, लॉर्ड डलहौजी से। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, और ऑप्शन जो है बी सही आंसर हो जाएगा। और 1857 की क्रांति पर 20 मिनट का वीडियो है, उसमें आपके सारे PYQs कंप्लीट होंगे, कवर होंगे, और जो संभावित क्वेश्चन हैं वो भी कवर होंगे, सब का सब, मतलब पूरा A to Z 20 मिनट में दिया गया है, उसको देखिएगा। और एक क्वेश्चन देखिए पूछ ही लिया जाता है यहाँ से। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए और उनका सही क्रम व्यवस्थित करना है। फाहियान मौर्य वंश में आया था, हुएनसांग हा से हर्ष और हा से हुएन हर्षवर्धन के समय आया था। इसके बाद इत्सिंग आया था और सबसे अंत में आया था अलबरूनी, अरबी था ये। तो 4 3 1 2 जो विदेशी यात्री हैं उन पर भी एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, कौन विदेशी यात्री किसके समय आया उसको भी देख लीजिएगा। अगला है बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया, ठीक है, क्योंकि वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। तो कारण ठीक नहीं है, लेकिन कारण के रूप में जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, व्याख्या नहीं हो रही है। कारण ठीक है, व्याख्या नहीं हो रही है, उसके और भी हित थे, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर निबंधकार और मतलब लेखक और निबंध दिए गए हैं। हेमाद्रि का निबंध है चतुर्वर्ग चिंतामणि, ठीक, और माधवाचार्य का निबंध जो है पराशर माधव। तो माधवाचार्य ने किसको लिखा? माधव, तो जिसमें माधव होगा वही माधवाचार्य का होगा। तो सी और बी का 3 और सी का 2, देखिए इन दो से मिल रहा है कि नहीं। बी का 3 और सी का 2, ये देखिए ए वाला सही आंसर हो रहा है। और देवण भट्ट
का निबंध कौन सा है? स्मृति चंद्रिका। बल्लाल सेन का दान सागर। फिर अगला है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या भी हो रही है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसको देख लीजिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कोहिमा शांति स्मारक, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेट्स क्या है? यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है, मैट्स, जिसके तहत विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले जो भारतीय स्नातक हैं 18 से 30 वर्ष के, उनको 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। दोनों कथन सही हैं, याद रखिएगा। तो मेट्स समझौता या फिर योजना किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। आईकॉन्स 2024, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। पिरुल पैसा पाओ उत्तराखंड की योजना है, इसको देख लीजिएगा। अब बात करें जस्टिस पार्टी की। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। ठीक बात है। जो जस्टिस पार्टी है ये मद्रास में इसका गठन हुआ था 1925 के आसपास, नहीं 1916 के आसपास। और ये जो ब्राह्मण वर्चस्व था उसको चुनौती देने वाली पार्टी थी, तो पहला सही था। और चूंकि इसने ब्राह्मणों का विरोध किया, ब्राह्मण वर्चस्व का, तो ये गैर ब्राह्मणों के लिए, जैसे मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था मार्ले मिंटो के द्वारा, वैसा ही गैर ब्राह्मणों के लिए करवाना चाहती थी। तो दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, दक्षिण भारत की पार्टी थी। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, ये एक वामपंथी विचारधारा की पार्टी थी। ठीक है, मजदूरों के हक की बात करने वाली पार्टी थी। इसका गठन जो है 1927 में ना होकर 1925 या 26 में किया गया, 27 में नहीं हुआ था। और इसे अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंदर ही रहकर उसको और क्रांतिकारी बनाना था कांग्रेस को, तो दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये जो है 1866 में गठित हुई थी। नेशनल इंडिया एसोसिएशन ये 1970, और इंडियन सोसाइटी 1972, और इंडियन एसोसिएशन आप सब जानते हैं 1976। यार 1900 कहाँ से आ जाएगा? 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870। और जो नेशनल इंडियन एसोसिएशन है वो 1872 में गठित हुई है। इंडियन एसोसिएशन 1876। तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है। फिर से घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित करना है। शाही जो नौसेना विद्रोह था ये फरवरी 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन की घोषणा मार्च 1946 में हुई थी, तो एक के बाद दो आना चाहिए। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, तो 1, 2, 3। और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली आगमन ये जनवरी 1946 में ही हो गया था। तो इस तरह से 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी सही होना चाहिए। इसको सही से देख लीजिएगा। फिर है आर्टिकल 19, इसके अंतर्गत क्या क्या है? कौन सी स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान द्वारा गारंटी उसकी नहीं दी गई है संविधान में? तो किसी व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। फिर है पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता। फिर शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की मतलब सभा करने की स्वतंत्रता, सी भी सही है। संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, यही गलत है। इसको जो है 300A में ले जाके जोड़ दिया गया, एक वैधिक अधिकार बना दिया गया, ना कि मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी सही नहीं है। फिर है कथन और कारण वाला है। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य कर सकता है। ठीक, तो कथन ये गलत हो गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो कारण ठीक है और कथन
गलत है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, जब दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कोई व्यक्ति भूमिका निभाएगा तो उसका वेतन जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? टेल वर्ड पकड़िएगा। किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्तियों के बाहर है, संसद ही ऐसा कर सकती, तो पहला ही कथन गलत है। बाकी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 और आकस्मिक निधि 267। ठीक है, कैसे याद रखना है? जो 67 है इसमें जो 7 है उसमें सा आ रहा है, और आकस्मिक जब लिखेंगे तो उसमें भी सा आएगा। संचित में तो सा आ ही रहा है, लेकिन थोड़ा अपना अपना याद रखने का लॉजिक है, देख लीजिएगा। तो 266 में संचित निधि, वित्त आयोग 280 में है, वित्तीय आपातकाल 360, और आपको बताना है कि पहली बार वित्तीय आपातकाल कब लगा था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148। कमेंट बॉक्स में खट से बताना। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में किसकी परिकल्पना की गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें कौन कौन सा है यार? अनुच्छेद 23 और 24। 23 में बलात्श्रम और 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें हो जाएगा मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध 2, और कारखानों में खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध 2 और 3 ही सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आर्थिक सर्वेक्षण का है, वैश्विक बढ़ते आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत ने कौन सी राजकोषीय नीति अपनाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भारत में विदेशों से चीज़ें नहीं आ रही थीं, कोविड का समय था, 22-23 की बात हो रही है आर्थिक समीक्षा की, तो बाहर से चीज़ें नहीं आ पा रही थीं। तो भारत ने कौन सी प्रक्रिया अपनाई होगी? खाद्य और उर्वरक सब्सिडी कम कर दी जाए? गलत। अगर सब्सिडी कम कर दी जाएगी तो जो भारत में चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। जैसे खाद की सब्सिडी कम कर दी तो किसान को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उर्वरक लेने के लिए, और फसल महंगी हो जाएगी, और अंततोगत्वा जो नागरिक हैं उनको महंगी चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो उपाय नहीं होगा। दूसरा है, ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ेगा तो सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो ये भी उपाय नहीं होगा। तीसरा क्या हो सकता है? ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर जो टैक्स है उसको कम कर देना। ठीक है, जो आयात शुल्क है उसको कम कर देना। तो देखिए तीसरा वाला उपाय ही कारगर है। कॉमन सेंस वाला सवाल है, इसको स्थिर माइंड से हल करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और उसके लाभार्थी, प्रधानमंत्री जो श्रम योगी है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, उसमें क्या होगा? जो मजदूर हैं उनको पेंशन मिलेगी। अब यहाँ पर सारे विकल्प नहीं आ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये मैंने आपको कराई है। इसमें जो राशि पहले 420 हुआ करती थी प्रीमियम राशि, ठीक है, वो अब बढ़ के 436 हो गई है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी सुरक्षा से संबंधित है। इसकी राशि 12 से बढ़कर 20 हो गई है। और अटल पेंशन योजना, वो भी पेंशन वाली स्कीम है। देखिए, श्रम योगी मानधन योजना 55 से 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम के रूप में जमा करना पड़ेगा। जीवन ज्योति योजना 436 रुपये, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये, और जो अटल पेंशन योजना है इसमें लाभार्थी अपनी इच्छा के अनुसार प्रीमियम जमा कर सकते हैं, और उसी के अनुपात में जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अटल मतलब अटल ही रहेगा, जो लाभार्थी है वो अटल ही रहेगा, अपनी इच्छा से जमा करे 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये। लेकिन जो श्रम योगी मानधन योजना है, क्योंकि ये श्रम योगी है मतलब मजदूर है, मतलब पैसा कमा रहा है, तो पैसा कमा रहा है तो भैया एक फिक्स प्रीमियम भी कर दिया गया है 55 से 200 रुपये प्रति माह के बीच। अगला है, विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, मतलब जीवन स्तर भी ऊपर उठ रहा है और आपका कल्याण भी हो रहा है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, अगर पैसा बढ़ता है प्रति व्यक्ति के आधार पे, वो विकास की पर्याप्त माप नहीं है। इसीलिए विकास को जो है जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के आधार पर परिभाषित किया जाता है, ना कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और
कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष 2000 में शुरू हुई थी। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ये आया था 1995। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये आई थी 1993 में। और वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना ये 2001 में आई थी। तो इस तरह से जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन ए सही पाएंगे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सही है। दूसरा है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 79 में ये प्रावधान है कि एक संसद होगी, संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। अगला है भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा के द्वारा, ठीक है, राज्यसभा के द्वारा भी, और राज्य विधानमंडलों के द्वारा नहीं, और राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। तो कथन 1 और 2 यही दो सही हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति तो किसी सदन का नहीं होता, इसलिए मामला ही नहीं बनता उसका। भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति पदों के लिए निर्वाचन करवाना नहीं। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना ये भी नहीं। ये काम जो है राज्य निर्वाचन आयोग का है। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। इसका आंसर डी सही है, क्योंकि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। संथानम समिति ये भ्रष्टाचार से संबंधित समिति है, ये पंचायती राज वित्त से संबंधित नहीं है। और जी.वी. के राव समिति ये प्रखंड स्तर पर नियोजन से संबंधित है। और दंतेवाला समिति ये ग्रामीण ऋण से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो संथानम समिति है 1962 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भ्रष्टाचार विरोधी समिति का अध्यक्ष संथानम को नियुक्त किया था, के संथानम, और इसी की सिफारिशों पर सीबीआई का गठन हुआ था। कौन सा सम्मिलित नहीं है? आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि, आर्टिकल 155 राज्यपाल को हटाना, और 153 में राज्यपाल का पद, और 54 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार। यार देख लेते, मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें। 156 में क्या है? पदावधि है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, और 153 में राज्यपाल का पद, और 54 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। देख लीजिएगा इसको। अगला है सहमति की आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। ये बम्बई के एक वारसी सुधारक थे बहराम जी मालबारी। बारी मतलब 12, 12 मतलब 12, जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। इन्होंने यह कहा था कि जो लड़कियां हैं उनके विवाह की उम्र 12 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा है इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समर्थन दिया गया था, नहीं, तिलक ने इसका विरोध किया था। तो केवल और केवल कथन 1 सही है, और इस तरह से ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला है शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे, बल्कि ये बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, और इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सही व्याख्या भी हो रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस कारण से प्रलयकारी प्रबल विरंजन हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन है यार। आंसर है इसका हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई थी 1997-98 में, याद रखिएगा। और जब समंदर या महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि होती है तो जो प्रवाल हैं उनकी सामूहिक मृत्यु होने लगती है। अशोक के संदर्भ में विचार करना है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी। दोनों कथन सही हैं।
इस तरह से ये क्लास भी कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, PDF पाना चाहते हो तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे श्याम।